अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बात करेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में। कोई भी पब्लिक कंपनी दैट इज लिमिटेड बाय शेयर वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है बेसिकली, ताकि जो पब्लिक है वो कंपनी के जो शेयर्स या डिबेंचर्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकें। एंड अलॉन्ग विद द प्रोस्पेक्टस कंपनी क्या करती है, एक एप्लीकेशन फॉर्म भी इशू करती है। तो जो भी कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहते हैं वो इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरेंगे। बेसिकली क्या करते हैं, वो शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं अलॉन्ग विद, और ये एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द मनी, एप्लीकेशन मनी सेंड करेंगे कंपनी को, जिसके बाद बेसिकली कंपनी के अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अलॉटमेंट मतलब यहाँ पर जितने भी शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया है वो हम उनको दे देंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बोलते हैं। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, द इशू ऑफ कंपनी द इशू ऑफ कंपनी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय इट। मतलब कि जैसे ही आपने कंपनी ने बेसिकली शेयर्स या डिवेंचर इशू करे थे, तो उसके इन रिटर्न जितनी भी एप्लीकेशन आपके पास आई है उन एप्लीकेंट्स को आप क्या करोगे, एक कंपनी क्या करेगी, अलॉट कर देगी सभी शेयर्स। ठीक है, मतलब सभी नहीं, मतलब जितने भी शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया है तो वो शेयर्स उनको क्या कर देगी, अलॉट कर देगी। और इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो जो भी एप्लीकेशन की, अगर मान लें बात करते हैं हम एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस या नॉन एक्सेप्टेंस की, तो जो भी एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस या नॉन एक्सेप्टेंस होगी वो डिपेंड करेगी ऑन द डिसीजन ऑफ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि एप्लीकेशन जो आई है आपके पास, एप्लीकेशन मनी विद एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपके पास लोगों ने इन्वेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो डिपेंड करेगा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर। इज इट क्लियर? तो कंपनी जब भी, मतलब बेसिकली कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो इनविटेशन देती है, इनविटेशन टू ऑफर देती है, किसको, पब्लिक को। ठीक है, तो पब्लिक क्या करती है, उस इनविटेशन को या उस ऑफर को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तो जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी, आपके जो एप्लीकेंट्स है प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी की ड्यूटी क्या बनती है, जैसे ही उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया हम उनको शेयर्स या डिबेंचर जितने के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया है हम उनको अलॉट कर देंगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हेयर इज दैट जो एक्सेप्टेंस है ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी वो कब कंप्लीट होगी। यहाँ पर कंपनी के पार्ट पर एक्सेप्टेंस तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक एप्लीकेंट ने एक तरीके से अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स का नोटिस रिसीव नहीं कर लिया। ठीक है, मतलब कि उनकी एक्सेप्टेंस कब तक नहीं मानी जाती है, जब तक कि आपके जो भी एप्लीकेंट है उसने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स का नोटिस रिसीव ना कर लिया हो, तब तक वो इनकम्प्लीट होती है। बट अगर नोटिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो पोस्ट के द्वारा सेंड किया गया है अलॉटी को, मतलब अपने शेयर्स जो अलॉट किए थे अब उसकी इंफॉर्मेशन भी अलॉटी को देनी चाहिए, तो वो अगर आप पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो तो एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी जैसे ही आपने वो चिट्ठी पोस्ट करी, किसको, अलॉटी को, कि हमने तुम्हारे जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया है, सॉरी जो तुमने एप्लीकेशंस अप्लाई किया था जितने शेयर्स के लिए, वो हमने जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, इवन इफ द अलॉटी हैज नॉट रिसीव द नोटिस सेंड बाय द कंपनी, तो अगर अलॉटी को वो रिसीव नहीं भी हुआ है तब भी वो कंप्लीट माना जाएगा जैसे ही आप उस चिट्ठी को पोस्ट कर दोगे, किसको, अलॉटी को। इज इट क्लियर? बट इन द केस अगर डिले हो गया, अलॉटी को कुछ डिले हो गया इन रिसीविंग सच नोटिस, तो अलॉटी क्या कर सकता है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता यहाँ पर। मतलब कि अभी मैंने बोला कि जैसे ही चिट्ठी पोस्ट की कि हमने तुम्हारे एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लिया है, जितने के शेयर्स के तुमने लिए अप्लाई किया था, ठीक है, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया उसको और उसको लॉट भी कर दिया, बस ये इन्फॉर्मेशन उसको अभी तक पहुंची नहीं है, ये पोस्ट के थ्रू भेजी है, बट हमारा काम कंप्लीट हो गया, कंपनी के बिहाफ पर ये काम कंप्लीट हो गया। लेकिन इस अभी उस पर्सन को, अलॉटी को बेसिकली एक लेटर नहीं मिला है, उसको नोटिस नहीं मिला है, कहीं ना कहीं डिले हो रहा है नोटिस मतलब रिसीव होने में उसको। ठीक है, तो यहाँ पर अलॉटी इस बात के लिए कंपनी के खिलाफ, यानी मतलब एक तरीके से जो भी कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में हुआ है उसको रिवॉक नहीं कर सकता, मतलब खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, उसने अप्लाई किया है और उसने अलॉट कर दी है, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, तो कोई बात नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर खत्म नहीं कर सकता आपका अलॉट। इज इट क्लियर? तो जैसे ही अलॉटमेंट जो है हो जाती है तो दोनों ही पार्टीज में, एप्लीकेंट में और कंपनी में, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, और जो एप्लीकेंट है वो कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स का होल्डर बन जाता है। इज इट क्लियर?
कंपनीज एक्ट में प्राइवेट कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती रिलेटेड टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, बट जो पब्लिक कंपनी होती है उसको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है बिफोर इट कैन अलॉट शेयर्स, और ये प्रोविजंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है जनरल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजंस में कुछ ऐसे प्रोविजंस आएंगे, कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी जो आपने भी बिजनेस लॉ में पढ़ी हैं, ठीक है, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो प्रोविजंस आती हैं रिलेटिंग टू द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, ठीक है, किस तरीके से एक ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज उसके रिगार्डिंग होती हैं, तो वो आएंगे आपकी अंडर जनरल प्रोविजंस, ठीक है। सेकेंड आती है स्पेशल प्रोविजंस। कुछ कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस जो है वो बनाए गए हैं, कुछ प्रोविजंस जो है वो बनाए गए हैं ताकि जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किस तरीके से होगी, क्या कंडीशंस कंपनी के ऊपर लगती हैं, क्या उस एप्लीकेंट के ऊपर लगती हैं, वो बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट आता है आपका जनरल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजंस में अगर हम बात करें, एक अलॉटमेंट वैलिड कब मानी जाती है? वो वैलिड तभी मानी जाएगी जब सभी प्रोविजन रिलेटिंग टू द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे गए हैं वो सारे फुलफिल हों, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन कंडीशंस के बारे में जो बेसिकली लिखी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। तो फर्स्ट वन आता है अलॉटमेंट मस्ट बी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटीज। जो अलॉटमेंट है वो बेसिकली प्रॉपर अथॉरिटीज द्वारा ही की जानी चाहिए। जो भी पर्सन ऑथोराइज होगा ये काम करने के लिए कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है इस पर्सन ने करना है, इस पर्सन ने सभी जो भी एप्लीकेंट आएंगे उन अप्लाई किया होगा जिन पर्सन ने, उनको अलॉट ये पर्सन करेगा। तो जो भी पर्सन ऑथोराइज है ये काम करने के लिए उसका नेम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा। और जनरल रूल ये कहता है कि अलॉटमेंट जो है वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू की जाती है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इस अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं टू द मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर, या फिर एक अलॉटमेंट कमेटी भी बनाई जा सकती है, ठीक है। बट अगर वो इस अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं तो ये चीज स्पेसिफाई होनी चाहिए कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि अगर अलॉट कभी करनी पड़ गई जो अथॉरिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो वो डेलीगेट कर सकती है टू दिस एंड दिस पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आता है विद इन रीजनेबल टाइम। विद इन रीजनेबल टाइम का मतलब यहाँ पर ये क्या है कि एक टाइम लिमिट बेसिकली आपको बतानी पड़ती है कि अलॉटमेंट इस टाइम लिमिट में हो जाएगी। जैसे ही कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेंट्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो उनको कुछ टाइम दिया जाता है, ठीक है। वो टाइम अगर उसके बाद आप अलॉटमेंट करते हो तो आप वैलिड नहीं मानी जाती, वो इनवैलिड होगी, ठीक है। एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि इस टाइम पीरियड में आपको अलॉटमेंट कर दी जाएगी शेयर्स की, तो वो उस पीरियड के अंतर्गत ही की जानी चाहिए। इज इट क्लियर? तो अलॉटमेंट बेसिकली रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर ही होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, और ये चीज प्रोस्पेक्टस में स्पेसिफाई होगी कि क्या टाइम पीरियड रहेगा फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, ठीक है। बट इंटरवल, जो भी इंटरवल है, ये जो टाइम लिमिट है ये कुछ सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है, ठीक है, और वो सर्कमस्टांसेस भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए। प्लस जो भी इंटरवल की बात हो रही है वो इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो अनरीजनेबल लगे, ठीक है। एक कुछ सर्कमस्टांसेस के अंडर होगा कि ये टाइम पीरियड रखा गया है, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एप्लीकेशन जो है अलॉटमेंट फॉर अलॉटमेंट वो की गई थी 28 जून को, बट कंपनी जो है अलॉटमेंट कब कर रही है? 23 नवंबर को, मतलब 5-6 महीने का गैप हो गया है। और ये गैप क्या है? अनरीजनेबली, बेसिकली कंपनी ने अनरीजनेबली डिले किया है अलॉटमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो लायबल नहीं होंगे फॉर पेइंग फॉर दैट शेयर, जितने के लिए भी उन्हें अप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम लिमिट है वो अनरीजनेबल है, रीजनेबल नहीं है। अगर रीजनेबल होती तो यहाँ पर एप्लीकेंट जो है वो क्या होता? लायबल होता फॉर द पेमेंट ऑफ शेयर्स, जितने भी उसको अलॉट किए गए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड में क्या है कि जो अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो सिर्फ रेजोल्यूशन पास करके या शेयर्स को अलॉट करके खत्म नहीं हो जाता। टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ये ज़रूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन अबाउट द अलॉटमेंट जो है ये पास की जाए या कम्युनिकेट की जाए टू द एप्लीकेंट कि भाई तुम्हें ये इतने शेयर्स जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर इफ़ द कम्युनिकेशन जो है बेसिकली वो पोस्ट की जा रही है एप्लीकेंट को, उसके प्रॉपर एड्रेस पे अप्रोप्रिएट पोस्टेज स्टैम्प भी लगी है, तो ये मान लिया जाएगा कि एप्लीकेंट हैज़ बीन नोटिफाइड अबाउट द अलॉटमेंट,
ठीक है। चाहे पोस्टल कम्युनिकेशन जो है वो डिले होगी हो या ट्रांजिट में वो खो भी गया हो वो पोस्ट, ठीक है, लेकिन ये मान लिया जाएगा कि पोस्ट जो आपका एप्लीकेंट है उसको नोटिफाई करा दिया गया है, मतलब अलॉटमेंट के बारे में नोटिफाई कर दिया गया है ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ठीक है। दूसरी चीज ये भी कही गई है यहाँ पर, इफ द एप्लीकेशन फॉर्म जो है शेयर्स का ये स्पेसिफाई करता है कि जो नोटिस है अलॉटमेंट का वो एक तरीके से ही कम्युनिकेट किया जाएगा और वो तरीका एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन है, ठीक है, तो उसी तरीके से कंपनी जो है उसको वो कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। जैसे मान लो उसने बोला है कि मुझे टेलीफोनिकली आप फोन करके बताइएगा जब भी मुझे अलॉटमेंट की जाए, और ये एप्लीकेशन फॉर्म में उसने मेंशन किया है, तो कंपनी की ड्यूटी बनती है कि कंपनी जो है उसको मैसेज कम्युनिकेट करे थ्रू द टेलीफोन, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया गया तो नॉर्मल प्रोसीजर जो है वो कंपनी फॉलो कर सकती है एज पर देयर। इज इट क्लियर? बट हाँ, यहाँ पर ये चीज जरूरी है, ये कंडीशन जरूरी है कि जो अलॉटमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो उस पर्सन को, एप्लीकेंट को बेसिकली कम्युनिकेट की जानी चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है अंडर जनरल प्रोविजंस इज अलॉटमेंट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट। जो अलॉटमेंट है वो एब्सोल्यूट और कंप्लीट होनी चाहिए एज पर द कंडीशंस जो भी मेंशन है एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर कोई कंडीशन चेंज हुई है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी और एप्लीकेंट के बीच वो वैलिड नहीं होगा टिल सच टाइम जब तक कि एप्लीकेंट अपनी एक्सेप्टेंस जो भी चेंज हुई है कंडीशन उनके रिगार्डिंग एक्सप्रेस ना कर दे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो जब भी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होगी, अगर कोई कंडीशंस लगी है और वो पूरी नहीं हुई है तो यहाँ पर आप एप्लीकेंट को बाउंड नहीं कर सकते टू एक्सेप्ट द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी बुक में केस गिवन है रमन भाई वर्सेस घासीराम। यहाँ पर एप्लीकेंट जो है वो एग्री करता है कि वो कंपनी के 400 शेयर्स को बाय कर लेगा, बट उसकी कंडीशन ये है कि उसको एज अ ट्रेजरर भी आप कंपनी की न्यू ब्रांच में अपॉइंट करो। तो कंपनी क्या करती है, उसको 400 शेयर्स जो है वो अलॉट कर देती है और एक मैसेज सेंड करती है, लेकिन यहाँ पर वो एप्लीकेंट जो है वो यहाँ पर अलॉटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने जो कंडीशन रखी थी वो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हुई है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट तो हो गया है, दूसरा पार्ट तो फुलफिल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एप्लीकेंट बाउंड नहीं है उस अलॉटमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपकी जो अलॉटमेंट है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, यहाँ तक कि कंप्लीट होनी चाहिए। एक पार्ट पूरा कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का, दूसरा पार्ट नहीं किया तो आप एप्लीकेंट को बाउंड नहीं कर सकते फॉर सच अलॉटमेंट ऑफ शेयर। नेक्स्ट प्रोविजंस आते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जिनको हम स्पेशल प्रोविजंस भी बोलते हैं, दैट आर लेड डाउन अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 39 बेसिकली डील करता है रिगार्डिंग ऑल दीज कंडीशंस रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। तो ये कंडीशंस हैं क्या या ये रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या, वो हम अब पढ़ते हैं। फर्स्ट वन आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन मनी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है, वो अमाउंट इशू का, वो अमाउंट इशू प्राइस का, वो अमाउंट दैट हैज़ टू बी सब्सक्राइब। मान लो हम ये कह सकते हैं कि शेयर्स जो है तब तक अलॉट नहीं किए जाएंगे टिल सच टाइम जब तक कि उतने शेयर अमाउंट को सब्सक्राइब, उतनी शेयर अमाउंट जो है वो सब्सक्राइब ना हो जाए। मान लो अगर 10,000 जो है कंपनी ने शेयर इशू किए थे और ये बोला गया था, प्रोस्पेक्टस में लिखा गया था कि जब तक कि 8,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ना हो जाए, मतलब एक तरीके से इतने शेयर लोग अप्लाई ना करते, 8,000 जो लिमिट है उन्होंने तय की थी, ठीक है, तो जब तक 8,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं आ जाएगी, लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा, तब तक के लिए अलॉटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होगा। इज इट क्लियर? अगर लिमिट की बात की जाए मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, तो एज पर द रूल्स वो 90% होती है टू द साइज ऑफ शेयर्स, ठीक है, जितना भी इशू किया होगा अमाउंट उसका 90% कहा जाता है कि जब तक 90% इशू प्राइस का आपके पास आ नहीं जाता, एप्लीकेशन आ नहीं जाती उसके रिगार्डिंग, शेयर्स के रिगार्डिंग, तब तक के लिए आप अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स नहीं कर सकते। अगर आपको 90% अमाउंट रिसीव हो गई है, मतलब 90% के लिए एप्लीकेशन आ गई है, इशू प्राइस का जो भी 90% बैठता है, तो उसके लिए अगर आ गई है, जैसे मान लो 10,000 है, 10,000 का 90% कितना होता है 9,000, तो 9,000 के लिए अगर सब्सक्रिप्शन आपके पास आ गई है, ठीक है, तो आप अलॉटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर 9,000 शेयर्स अप्लाई नहीं किए गए, किसी ने नहीं किए, अभी 6,000 ही किए गए हैं, तो अभी 3,000 रहते हैं, ठीक है, तो वो 3,000 के लिए आपको वेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप प्रोसीजर स्टार्ट
कर सकते हो रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इज इट क्लियर? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती है, जो बेसिकली रेज की जाती है फॉर द फॉलोइंग मैटर्स। मतलब कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्यों मंगाते हो आप, क्यों, क्या कारण है? वो कारण ये है कि जो कंपनी है उनको जो भी कॉस्ट, जो भी प्रॉपर्टीज उन्होंने एक्वायर की है, जो उनकी कॉस्ट है वो पे करनी होती है, ठीक है, इसीलिए वो मंगाती है। कुछ इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं रिगार्डिंग द इनकॉर्पोरेशन, और जो कमीशन वो अंडरराइटर्स को पे कर चुकी है, तो उसको बियर ऑन करने के लिए भी वो पैसा मंगाती है, ठीक है। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रेज करती है। या हम कह सकते हैं कोई लोन कंपनी ने लिया होगा फॉर द अबव पर्पसेस, जितने भी मैंने, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, या कोई एक्सपेंसेस, या अंडरराइटर को किसी को पेमेंट करने के लिए लोन लिया होगा, तो उसके रिगार्डिंग जो है कंपनी ये पैसा मंगाती है। तो उसको पे ऑफ करना है, तो पे ऑफ कहाँ से किया जाएगा? जब हमारे पास पैसा होगा, ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसीलिए भी रेज की जाती है। या हम कह सकते हैं जो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज हैं, वर्किंग एक्सपेंसेस हैं, उनको भी ईयर ऑन करने के लिए वो पैसा मंगाती है। या कुछ अदर एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में ऑब्जेक्टिव के साथ स्टेट किए गए हैं, ये बताए गए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए भी कंपनी को पैसा चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पब्लिक से आएगा, पब्लिक से रेज किया जाएगा थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। और इशू ऑफ शेयर्स में तभी कहा गया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपके पास आ जानी चाहिए। अब ये तो जरूरी नहीं है कि अगर आप 10,000 शेयर इशू करते हो तो 10,000 ही अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इसीलिए रखी जाती है कि आपके पास अगर उतनी अमाउंट आ गई है तो आप अलॉटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। अलॉटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तभी आपके पास पैसा आएगा, जिसको आप डिफरेंट एक्सपेंसेस को बियर ऑन करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस हैं दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड या दैट नीड टू बी फुलफिल्ड रिगार्डिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और वो कंडीशंस क्या हैं? पहली है ओनली कैश अमाउंट, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन में वो सिर्फ वही अमाउंट, कैश अमाउंट ली जाती है, इंक्लूड होगी जो कंपनी को रिसीव हुई है बाय द सेल ऑफ शेयर्स। दूसरी चीज़ ये बोली गई है अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब कंपनी को एटलीस्ट 5% जो है, 5% जो है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स का रिसीव हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है। उसी के बाद फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। अलॉटमेंट का प्रोसीजर बेसिकली स्टार्ट होता है। थर्ड पॉइंट बोलते हैं डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन मनी इन द शेड्यूल बैंक। तो जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुई है उसको शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करा देनी चाहिए, और तब तक वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते वो अमाउंट जब तक कि कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस नहीं मिल जाए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है रिटर्निंग द एप्लीकेशन मनी। अगर मिनिमम अमाउंट जो है पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं की विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तो जो अमाउंट रिसीव हुई है कंपनी को वो भी रिटर्न कर देगी कंपनी विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड। जो भी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 39 में रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी टाइम रिटर्न है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पर एप्लीकेशन मनी को रिटर्न कर दिया जाएगा, इन केस अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कंपनी को नहीं मिली। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है फाइलिंग द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। जो भी कंपनी शेयर्स के लिए कंपनी पब्लिक को इनवाइट करना चाहती है तो वो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकती है। प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनी को फाइल कराना होता है टू द रजिस्ट्रार एटलीस्ट 3 डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। मान लो अगर 5 दिन के अंदर, यानी 5 दिन के अंदर का टाइम होता है वैसे, 5वें दिन जो है सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होनी है, तो उसके पहले ही 3 दिन के भीतर ही कंपनी को, रजिस्ट्रार को रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो फाइल करा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। कंपनी को कहा गया है कि जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है वो इमीडिएटली स्टार्ट नहीं कर सकती इस प्रोसीजर को आफ्टर द इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब जैसे ही प्रोस्पेक्टस इशू होता है तो आप जो अलॉटमेंट का प्रोसीजर है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 39 जो भी कंपनीज एक्ट का है वो भी यही कहता है कि अलॉटमेंट तब तक नहीं हो सकती अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, और इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। मतलब जो 5th डे होगा उस दिन सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होती है, और उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। इज इट क्लियर? मतलब कि उससे पहले पहले आप अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकते। 5th डे जिस दिन भी ओपनिंग होगी सब्सक्रिप्शन लिस्ट की, उसके बाद ही अलॉटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। लास्ट पॉइंट आता है लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज। प्रोस्पेक्टस में ये बात जरूरी
लिखी होनी चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, कंपनी का जो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन सा है जहाँ पर वेयर द शेयर्स आर टू बी लिस्टेड, मतलब कि कहाँ पर जो शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं उनको लिस्ट कराया जाएगा, या वेयर द शेयर्स या डिबेंचर्स ऑफ द कंपनीज आर लिस्टेड। साथ ही साथ जो लिस्टिंग है शेयर्स या डिबेंचर्स की इन द स्टॉक एक्सचेंज वो कंपलसरी है एज पर द नॉर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आगे आता है कि जो भी डिफॉल्ट हुआ है इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, मतलब कि अगर 39 सेक्शन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं अगर उनको कोई फॉलो नहीं करता है तो उस केस में कंपनी को जो है हैवी फाइन देना होता है 5 लाख से 50 लाख के बीच, मतलब 5 लाख से 50 लाख के बीच में उनको बेसिकली अमाउंट पे करना पड़ता है एज अ पनिशमेंट, एज अ फाइन, ठीक है। या फिर अगर कोई कंपनी का ऑफिसर भी इन्वॉल्व है इस डिफॉल्ट में तो उसको जेल भी हो सकती है विच इज ऑफ 1 ईयर, और साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है ऑफ 50,000 विच मे एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज, या फिर दोनों ही फाइन प्लस पनिशमेंट दोनों ही उसको बियर ऑन, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों ही उसको बियर ऑन करने पड़ सकते हैं अगर वो कोई भी प्रोविजन जो है कंपनीज एक्ट का फॉलो नहीं करता है रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक इरेगुलर अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट की जाती है तो कंपनी से कोई ऐसी गलती हो जाती है दैट इज अगेंस्ट द लॉ, या हम कह सकते हैं कि कंपनी ने सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस फॉलो नहीं किए जो कि थे रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर, तो उस केस में अलॉटमेंट जो है वो वॉइड कहलाई जाएगी। अब दो रीजन होते हैं इरेगुलर अलॉटमेंट के कि हम किन किन सिचुएशन में कंपनी को कह सकते हैं कि तुमने अलॉटमेंट जो की है वो इरेगुलर तरीके से की है या तुमने जो प्रोविजंस है वो फॉलो नहीं किए हैं। तो वो कंडीशंस क्या है? पहली है कि अगर पब्लिक कंपनी ने सब्सक्रिप्शन जो है इनवाइट की है पब्लिक से फ्रॉम फॉर इट शेयर्स और साथ ही साथ उनको अलॉट भी कर दिया विदाउट फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है जो उनको फुलफिल करनी चाहिए थी बट उन्होंने फुलफिल नहीं की, वो ये थी कि इट डज नॉट रिसीव अ मिनिमम ऑफ 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर इन कैश। जो 5% होती है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स का जो 5% हिस्सा होता है वो हमें कैश में रिसीव करना पड़ता है, लेकिन कैश में यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ और फिर भी आपने अलॉटमेंट कर दी तो क्या कहलाई जाएगी वो अलॉटमेंट? इरेगुलर कहलाई जाएगी, ठीक है। या मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल तक कंपनी रीच नहीं हुई, मतलब एक तरीके से पहुंची ही नहीं और आपने अलॉटमेंट कर दी, तब भी गलत है, तब भी अलॉटमेंट इरेगुलर नेचर की होगी। या वो मनी जो आपने रिसीव की है वो शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट नहीं कराई, या एप्लीकेशन मनी जो रिसीव की है वो शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट नहीं कराई, तो तब भी आपने जो भी सेक्शन 39 के प्रोविजंस थे वो फॉलो नहीं करे, तो ये अलॉटमेंट क्या होगी? इरेगुलर नेचर की होगी। या सेकेंड रीजन ये आ सकता है कि जब पब्लिक कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करती है, मतलब शेयर्स को अलॉट करती है, उसने वो अलॉटमेंट कर दी लेकिन विदाउट इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस की है, या हम कह सकते हैं कि अगर प्रोस्पेक्टस इशू भी किया है तो उसको रजिस्ट्रार को एक तरीके से कह सकते हैं डिलीवर करना भूल गई है वो कंपनी, तो तब भी ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या कहलाई जाएगी? इरेगुलर नेचर की कहलाई जाएगी। इज इट क्लियर? इरेगुलर अलॉटमेंट कौन सी होती है? जब अलॉटमेंट कंपनी करती है बट जो प्रोविजन है सेक्शन 39 को उनको फॉलो नहीं करती और उसके बाद अलॉटमेंट करती है, मतलब फॉलो ना करके अलॉटमेंट करती है, तो वो इरेगुलर अलॉटमेंट कही जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट? क्या स्टेप्स होंगे जब भी कंपनी अलॉटमेंट करेगी शेयर्स को, मतलब एक तरीके से अलॉटी को शेयर्स अलॉट करेगी तो क्या प्रोसीजर होगा? सबसे पहले तो ये है कि कॉम्प्लायंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। अब प्रीवियस टॉपिक्स में मैंने आपको कुछ स्पेशल प्रोविजन या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कराए थे रिगार्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन मनी, तो वो सब्सक्रिप्शन वो प्रोविजंस हर कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं जब भी वो शेयर्स को अलॉट करेगी किसी भी अलॉटी को। इज इट क्लियर? सेकंड आता है फाइलिंग द रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए कि वो प्रोस्पेक्टस का एक कॉपी जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट कराए, लेकिन अगर कंपनी जो है विद शेयर कैपिटल रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी इशू कर रही है तो उसके लिए भी जरूरी है कि वो एक कॉपी जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट कराए एटलीस्ट 3 days बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट इज मेड, मतलब जिस दिन अलॉटमेंट होनी है, फर्स्ट अलॉटमेंट होनी है, उसे 3 दिन पहले ही वो रजिस्ट्रार को
3 दिन पहले ही एक तरीके से वो रजिस्ट्रार को रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट कराए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट कमेटी। अगर नंबर ऑफ शेयर्स जो भी अलॉट किए जाने हैं वो ज़्यादा है, उनका नंबर ज़्यादा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के एक अलॉटमेंट कमेटी को अपॉइंट कर देते हैं। और ये कमेटी बेसिकली सभी जो भी एप्लीकेशंस आई हैं कंपनी शेयर्स के रिगार्डिंग उनको स्क्रूटिनाइज करेगी और एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करेगी जिनको भी अलॉटमेंट की जानी है। मतलब एक तरीके से अलॉटमेंट नोटिस को प्रिपेयर करती है, साथ ही साथ जो भी अलॉटीज को सेंड किए जाने पड़ेंगे कंपनी को। और ये कमेटी बेसिकली रिपोर्ट भी करती है साइड बाय साइड किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि इतनी जो है एप्लीकेशंस आई हैं और इतनी एक्सेप्ट की है और इतनी रिजेक्ट की है। तो मतलब यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी जो अथॉरिटी है वो किसको डेलीगेट कर देती है, वो अलॉटमेंट कमेटी को डेलीगेट कर देती है। सारे डिसीजन जो कौन लेता है, अलॉटमेंट कमेटी लेती है, और इसकी रिपोर्ट वो साइड बाय साइड किसको देती रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को, जिसने भी उसको अथॉरिटी दी थी ये काम करने की। नेक्स्ट पॉइंट आता है मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग कोल्ड अप करते हैं टू कंसिडर द रिपोर्ट ऑफ अलॉटमेंट कमेटी। मतलब जो अलॉटमेंट कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है उसके ऊपर बात करने के लिए एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है। रेजोल्यूशन के थ्रू जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बेसिकली एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं विदाउट स्टेटिंग एनी रीजन। मतलब कि एप्लीकेंट को ये बताए बिना ही वो एप्लीकेंट्स को की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं कि हमने तुम्हारी एप्लीकेशन को क्यों एक्सेप्ट किया है और क्यों रिजेक्ट किया है। उनको ये रीजन स्टेट करने की जरूरत नहीं है, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है मेकिंग द एंट्री इनटू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेसेसरी एंट्रीज जो है वो पास की जाएंगी इन द शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट। जो चेयरमैन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो हर पेज पर अलॉटमेंट लिस्ट के हर पेज पर साइन करेगा और एंट्री करेगा जो भी अलॉटमेंट लिस्ट में होनी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आती है इन्फॉर्मिंग द एप्लीकेंट्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सेक्रेटरी को ये जॉब देते हैं कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन उन अलॉटीज को जिनके शेयर्स जो है उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, जिनको शेयर्स बेसिकली अलॉट किए हैं। इज इट क्लियर? और वो एप्लीकेशन दोज एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड बाय एनी शेयर्स, तो उनको एक लेटर ऑफ रिग्रेट भी भेजे विद द एप्लीकेशन मनी। ठीक है, मतलब जिनके शेयर्स हमने एक्सेप्ट नहीं किए हैं, ठीक है, सॉरी, जिनके एप्लीकेशंस हमने एक्सेप्ट नहीं किए हैं उनको एक लेटर ऑफ रिग्रेट भी भेजना जरूरी है विद द एप्लीकेशन मनी। और वो कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी। जब लेटर अलॉटमेंट लेटर एप्लीकेंट्स को साइन करके और भेज दिया गया है कि तुम्हें इतने शेयर्स जो है वो अलॉट किए गए हैं कंपनी के, तो जो कंपनी है अब क्या करेगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव करेगी किससे? अलॉटीज से, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपेयरिंग शेयर सर्टिफिकेट। जैसे ही अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई अलॉटी से, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कंपनी का कि वो शेयर सर्टिफिकेट जो है वो प्रिपेयर करेगी। ठीक है, और वो विद इन 3 months ऑफ द अलॉटमेंट जो शेयर सर्टिफिकेट्स है वो सेंड कर देगी टू द कंसर्न अलॉटी इन एक्सचेंज फॉर द अलॉटमेंट लेटर एंड अलॉटमेंट अमाउंट। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है प्रिपेयरिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जैसे ही अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हुआ, जो नेम है इन शेयर होल्डर्स के वो कंपनी के रजिस्टर्स में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, और ये सिग्निफाई हो जाएगा, यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि ये जो है कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, ये मेंबर्स होंगे कंपनी के। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। कोई भी कंपनी जब भी अलॉटमेंट करती है शेयर्स की तो बेसिकली उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, एक रिटर्न फिल करना पड़ता है रिगार्डिंग द अलॉटमेंट, और वो फॉर्म है फॉर्म नंबर 2 जो उसको फिल करना पड़ेगा, जिसमें सारी डिटेल्स वो क्लोज करेगी और वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को सबमिट कराएगी विद इन 30 days आफ्टर द अलॉटमेंट, या हम कह सकते हैं विद इन 1 month। वो जब भी अलॉटमेंट की गई है उसके 30 दिनों के भीतर या 1 month के भीतर ही वो फॉर्म किसको सबमिट कराएगी? टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को। और उस फॉर्म में सर्टेन कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। मतलब बेसिकली ये है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो एनक्लोज्ड होगी उस फॉर्म के साथ, वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? पहली चीज़ तो ये है कि जो भी अमाउंट है शेयर्स का, नॉमिनल अमाउंट है शेयर्स का, कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है थे और कितने
कितने अलॉट किए गए हैं, उन अलॉटीज के नेम एंड एड्रेस भी उस फॉर्म के साथ अटैच होंगे, प्लस कितनी अमाउंट रिसीव की है और कितनी रिसीव होनी है उन शेयर्स पे, तो वो भी आप इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद दैट फॉर्म मेंशन करोगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर मतलब कि ये है कि कोई भी डिटेल होगी रिगार्डिंग नॉन कैश पेमेंट, अगर शेयर्स के लिए कोई नॉन कैश पेमेंट्स हुई हैं तो उसकी डिटेल भी एनक्लोज होगी विद द फॉर्म नंबर 2। ठीक है। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि जहां पर कंसिडरेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है वो कैश से पे ना करके किससे की गई है, बाय द वे ऑफ प्रॉपर्टी, गुड्स या सर्विसेज। ठीक है। तो उस केस में सारी इंफॉर्मेशन एनक्लोज होगी विद इन दैट फॉर्म नंबर 2। ठीक है। इसके अलावा इन केस ऑफ बोनस शेयर्स, तो जो रिटर्न है वो रजिस्ट्रार को सेंड करनी पड़ती है अलॉन्ग विद द नंबर एंड नॉमिनल अमाउंट ऑफ सच शेयर्स। साथ ही साथ एक कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन भी होगी जिसमें ये ऑथराइज होगा कि जो ये शेयर्स हैं वो कब इशू होने हैं और किस तरीके से इशू किए जाएंगे। ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है अगर शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे किए गए हैं, मतलब बेसिकली अलॉट किए गए हैं, अलॉटमेंट हुई है जो वो डिस्काउंट पे हुई है, तो उस केस में जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है उसके साथ एक रेजोल्यूशन की कॉपी जो कंपनी ने पास किया था रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिस्काउंट, साथ ही साथ परमिशन किसकी, ट्रिब्यूनल की, रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिस्काउंट, तो वो भी अटैच होगी। इज इट क्लियर? तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये ध्यान में रखने हैं जब भी ये फॉर्म फिल किया जाएगा, रिटर्न जो है वो फिल की जाएगी, फाइल की जाएगी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, के किस तरीके से अलॉटमेंट की गई है और कैसे की गई है और क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें एनक्लोज होगी उस फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट आता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का एक लेटर, मतलब कि एक लेटर होता है जो ये कंफर्म करता है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो एक इंडिविजुअल को अलॉट किए गए हैं फॉर अ न्यू इशू ऑफ शेयर और एन एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर फॉलोइंग द राइट इशू। मतलब कि कोई भी शेयर होल्डर है कंपनी का, अगर आप उससे पूछते हैं कि आपने इस कंपनी के कितने शेयर बाय किए हुए हैं एंड आप प्रूफ भी मांगते हैं उससे, तो वो क्या करेगा, आपको एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट दिखाएगा जिसमें शेयर ऑनरशिप बेसिकली उस पर्सन की, उस इंडिविजुअल की डिफाइन होती है कि हाँ वो इस कंपनी का शेयर होल्डर है और उसने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था और उतने इतने शेयर्स कंपनी ने उसको अलॉट किए हैं सॉरी। ठीक है। और साथ ही साथ उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द डेट फॉर द पेमेंट ऑफ दैट अमाउंट, और एक तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से शेयर्स उसको अलॉट किए गए हैं और कितने शेयर उसको अलॉट किए गए हैं कंपनी के द्वारा, कितने अलॉट हुए हैं बेसिकली। ठीक है। तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट क्या है, एक तरीके से लेटर है या आप कह सकते हैं सर्टिफिकेट है जो एक शेयर होल्डर की ओनरशिप को डिफाइन करता है कि यहाँ ये इस कंपनी का शेयर होल्डर है और इसके पास इतने शेयर हैं इस कंपनी के। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है स्प्लिटिंग द अलॉटमेंट लेटर। अब वर्ड जो स्प्लिटिंग है उसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो स्प्लिटिंग का मतलब होता है डिवाइड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, यानी आप कुछ हिस्सों में एक चीज़ को कुछ हिस्सों में बांट देते हैं, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। ठीक है। स्प्लिट कंपनी जो है एक तरीके से लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू कर देती है। ठीक है। आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोविजन बाय द लॉ, किसको, जिसको भी अलॉट किया गया है, जिसको भी शेयर्स आपने अलॉट किए हैं, उस कंपनी ने अलॉट किए हैं बेसिकली। तो जनरल रूल ये कहता है कि एक अलॉटी को, चाहे उसने कितने भी शेयर्स के लिए जो है चाहे उसने कितने भी शेयर्स जो है वो बाय किए हों कंपनी के, कंपनी उसको एक अलॉटमेंट लेटर देती है सभी शेयर्स के लिए। ठीक है। जितने भी उसको अलॉट हुए हैं। ठीक है। तो बट समटाइम्स क्या होता है कि जो अलॉटीज है उनके पास लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स वो बेसिकली बाय कर लेते हैं, तो वो एक एप्लीकेशन देते हैं कंपनी को कि इतने लार्ज शेयर्स के लिए उनको एक अलॉटमेंट लेटर मिला है। ठीक है। बट वो चाहते हैं कि जो शेयर्स उनको अलॉट किए गए हैं उनको स्प्लिट कर दिया जाए। ठीक है। स्प्लिट मतलब उनको डिवाइड कर दिया जाए। अब यहाँ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। अगर शेयर होल्डर के पास 300 शेयर्स हैं किसी कंपनी के और वो चाहता है कि वो उसको, और वैसे उसको 300 शेयर के लिए एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिला हुआ है। ठीक है। एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है 300 शेयर्स के लिए, लेकिन वो यहाँ चाहता है कि उसका जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट है उसको स्प्लिट कर दिया जाए 3 लेटर्स में। 3 लेटर्स में कितने, अब 300 शेयर्स है, 100 100 100, मतलब 3 ईच उसको एक तरीके से लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिए जाने चाहिए। तो वो क्या करता है, इसके लिए एप्लीकेशन देता है किसको, कंपनी को। ठीक है। ताकि उसके जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट है उसको स्प्लिट कर दिया जाए, यानी अब उसको 3 अलॉटमेंट लेटर जो है वो दिए जाएंगे फॉर 300 शेयर्स ऑफ द कंपनी, और जो डिवाइड होंगे वो 100 ईच होंगे। इज इट क्लियर? तो ये क्या प्रोसीजर क्या कहलाता है, स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर।
ठीक है, यानी अलॉटमेंट लेटर का बंटवारा, यानी उसको डिवाइड कर दिया हमने 3 ग्रुप्स में। अब जैसे शेयर्स एक अलॉटमेंट लेटर के लिए 300 शेयर्स का हमने किया हुआ था, लेकिन उसकी इच्छा अनुसार उसने एप्लीकेशन दी कंपनी को इस स्प्लिटिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो वो क्या कर देगी, अब 100 ईच करके 3 अलॉटमेंट लेटर कंपनी उस अलॉटी को दे देगी। इज इट क्लियर? तो इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, स्प्लिटिंग द अलॉटमेंट लेटर। अब अलॉटमेंट लेटर को स्प्लिट कराने के लिए एप्लीकेंट को सबसे पहले तो कंपनी को एक अपना ओरिजिनल जो अलॉटमेंट लेटर उसको मिला है ना, तो वो सबमिट कराना होगा, और साथ ही साथ उसको एक स्मॉल फी भी पे करनी पड़ेगी फॉर स्प्लिटिंग द लेटर ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, सारी डिटेल्स जो भी उस पर्सन ने बेसिकली दी है कि उसको अपना जो भी लेटर ऑफ अलॉटमेंट है वो स्प्लिट कराना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन स्प्लिट अलॉटमेंट शीट्स में रिकॉर्ड की जाएगी। और अगर अपनी इच्छा अनुसार कंपनी उसमें चेंजेस कर देगी, मतलब जो भी हमारा एप्लीकेंट चाहता है कि वो चेंजेस हो उसके लेटर ऑफ अलॉटमेंट में, वो हम साथ ही साथ कर देंगे, ठीक है, मतलब कंपनी साथ के साथ कर देगी। जैसे ही अलॉटमेंट लेटर जो है स्प्लिट हो जाता है, मतलब वो एक तरीके से रेडी है, तो उसको उसके ऊपर स्टैम्प करके वो अलॉटी को सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बाद के प्रोसीजर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं अगर कंपनी अलॉटी ने सॉरी कंपनी को एक एप्लीकेशन देनी है, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर था आपका स्प्लिटिंग द अलॉटमेंट लेटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिनंशिएशन ऑफ अलॉटमेंट। अब रिनंशिएशन का मतलब क्या होता है, टू गिव समथिंग ऑफ योर्स टू अनदर पर्सन, मतलब अपनी कोई चीज़ जो है जब आपको मिली है वो आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हो, या हम कह सकते हैं इफ समबडी इज ट्रांसफरिंग हिज और हर शेयर्स टू समबडी, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिनंशिएशन, ठीक है। यानी आपने कोई शेयर जो है कोई किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिनंशिएशन ऑफ शेयर्स या रिनंशिएशन ऑफ अलॉटमेंट। अब रिनंशिएशन ऑफ अलॉटमेंट का मतलब यहाँ क्या है कि जहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने कुछ या सभी या कुछ शेयर्स को जो भी उसको ऑफर हुए हैं एज अ राइट शेयर्स, मतलब या हम ये कह सकते हैं कि अपने कुछ राइट शेयर्स को जो भी उसको ऑफर हुए हैं वो किसी और पर्सन के फेवर में ट्रांसफर कर देता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिनंशिएशन ऑफ अलॉटमेंट। जहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने हिस्से के राइट शेयर वॉलंटरी ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिनंशिएशन ऑफ अलॉटमेंट। अब ये रिनंशिएशन ऑफ अलॉटमेंट होता कैसे है, इंडियन कंपनीज एक्ट ये कहती है कि अगर एग्जिस्टिंग पब्लिक कंपनी कोई भी न्यू शेयर इशू करती है, तो वो फर्स्टली किसको ऑफर करती है, अपने करंट शेयर होल्डर्स को। तो करंट शेयर होल्डर्स के पास राइट है दे कैन रिनंशिएट द न्यू शेयर टू अनदर पर्सन और अ पार्टी, ठीक है। तो जब भी कंपनी जो है नोटिस सेंड करेगी शेयर होल्डर्स को अबाउट द इशू ऑफ न्यू शेयर, तो उसके साथ साथ वो लेटर ऑफ रिनंशिएशन एंड अ रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट, ये दोनों ही जो है एक तरीके से डॉक्यूमेंट भेजती है, ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो अगर शेयर होल्डर्स खुद बाय नहीं करना चाहते उन शेयर्स को, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन फिल और साइन द लेटर ऑफ रिनंशिएशन इन फेवर ऑफ द पर्सन जिसको भी वो ट्रांसफर करना चाहते हैं वो शेयर्स, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट है और अलॉटमेंट लेटर है वो भी सेंड किया जाता है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, ठीक है। तो रिसीवर क्या करता है, उन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करता है और उसको कंपनी को सेंड कर देता है विद द अलॉटमेंट लेटर। तो जैसे ही कंपनी ये डॉक्यूमेंट रिसीव करती है, तो कंपनी क्या कर देती है, एक शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है उस पर्सन को जिसने भी वो डॉक्यूमेंट इशू डिपॉजिट कराए थे, ठीक है। और ये नोट कर लेती है कि ओरिजिनल शेयर होल्डर ने अपने जो शेयर हैं वो रिनंशिएट कर दिए, या हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर हैज रिनंशिएट हिज अलॉटमेंट, ठीक है। तो मेन एडवांटेज क्यों रिनंशिएशन किया जाता है, मेन एडवांटेज क्या है रिनंशिएशन का, वो ये है कि शेयर्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं विदाउट हैविंग टू फुलफिल द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो अपने शेयर्स, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज अलॉटमेंट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर कोई शेयर्स है कंपनी के एक्सेप्ट द बोनस शेयर्स, तो अगर वो किसी पर्सन को या अलॉट हो रहे हैं फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उसके लिए सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कंपनी को। फर्स्ट वन आता है, एक रिटन एग्रीमेंट सेंड किया जाएगा टू द रजिस्ट्रार, मतलब कि अगर पर्सन को अलॉट किए गए हैं कोई भी शेयर्स कंपनी के, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ फॉर हिज सर्विसेज, मतलब कि जो भी सर्विसेज उस पर्सन ने प्रोवाइड की थी कंपनी को, तो कंपनी क्या कर देती है, उसको शेयर्स अलॉट कर देती है उस सर्विसेज के लिए। या कोई सेल की है कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी के बिहाफ पर, तो उसको पे करना है, कमीशन पे करनी है, तो वो शेयर्स अलॉट कर देगी। या कोई एसेट, उस पर्सन की कोई एसेट यूज की है,
ठीक है, तो उसको रेंट पे करने के लिए वो शेयर्स अलॉट कर सकती है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई एग्रीमेंट है अलॉटी और कंपनी के बीच में, तो उसकी एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करानी पड़ती है। ठीक है, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है इन सभी पर्पसेस के लिए अलॉटी और कंपनी के बीच में, तो वो किसको सबमिट कराया जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को सबमिट कराया जाएगा। सेकेंड पॉइंट कहते हैं स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। ये स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए रिगार्डिंग द नंबर एंड वैल्यू इन मनी ऑफ द शेयर्स जो भी अलॉट किए जाने हैं किसी भी पर्सन को रिगार्डिंग द सर्विसेज जो भी उसने कंपनी को दी हैं, या हम कह सकते हैं द शेयर्स दैट आर अलॉटेड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो वो स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में जो है वो मेंशन होगी। साथ ही साथ ये प्रोस्पेक्टस की जो कॉपी होगी ये रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को आप सबमिट कराओगे कि हाँ ये अलॉटमेंट अगर हमने की है फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये हमारे प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई थी और हमने उसी के बेसिस पे की है। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट आता है डिटेल अबाउट बोनस शेयर्स। तो जो भी डिटेल है अबाउट द नेम एड्रेस और प्रोफेशन ऑफ द पर्सन जिनको भी बोनस शेयर अलॉट किए गए हैं, प्लस जो फेस वैल्यू है उन शेयर्स की, वो भी कम्युनिकेट की जाएगी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। साथ ही साथ एक कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रेजोल्यूशन पास किया है मीटिंग में, उसकी एक कॉपी भी सबमिट होगी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट आता है डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी उस कॉन्ट्रैक्ट की वो फाइल की जाएगी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। मतलब 30 दिनों के अंदर अंदर आप वो कॉपी जो भी कॉन्ट्रैक्ट की है, जो भी एग्रीमेंट हुआ है, दो पर्सन्स में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसकी एक जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको सबमिट कराओगे टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी विद इन 30 डेज। ठीक है, तो ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कंपनी को अगर अलॉटमेंट की है किसी भी पर्सन को फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो ये 4 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे कंपनी को। इज इट क्लियर?